भारत को पोलियो वायरस से मुक्त होने में लगभग 15 साल का समय लग गया। एक लंबी मेहनत, एक लंबी कवायद। वहां पर तो दुश्मन साफ था, एक वायरस जो कांटेक्ट के माध्यम से एक दूसरे में फैल रहा था। अगर मैं बताऊं, एक ऐसी बीमारी की श्रेणी भी एग्जिस्ट करती है जिसका होना या ना होना आपके जन्म से पहले तय हो जाता है, लेकिन जब तक हमको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर ये शरीर की वो एबनॉर्मेलिटी है जो कि एक डिफेक्टेड जीन या डीएनए से शो होती है। आमतौर पर डिफेक्ट किसी एक जीन के म्यूटेशन या फिर माँ बाप से पास डाउन डिफेक्टिव जीन की वजह से होता है। कॉमन जेनेटिक बीमारियां हैं थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी और बाई बर्थ हृदय रोग। इन सब में सबसे ज्यादा कॉमन और अननोन यानी बहुत कम लोग इस बीमारी को जानते हैं वो है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया में इंसान के ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की भारी मात्रा में कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन काफ़ी लो रहता है। थैलीसीमिया नाम ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से मिलकर बना है। थैलासा मतलब समुद्र और हीमा मतलब खून। अब हीमा वाला पार्ट तो समझ में आ गया, पर इस डिसऑर्डर का समुद्र से क्या कनेक्शन है? एक्चुअली इस बीमारी को सबसे पहले मेडिटेरियन सी के आसपास यानी जैसे देश ग्रीस, तुर्की, इटली में देखा गया था, तो इसलिए समुद्र का कनेक्शन वहाँ से जुड़ता है। हजारों साल पहले वहाँ की पीढ़ियाँ इस बीमारी से जूझती रहीं, तब तक किसी को इस बीमारी के बारे में नहीं मालूम था। फिर 1925 में अमेरिका के डॉक्टर थॉमस कूली ने बच्चों में इसके लक्षण पहचाने। इस वजह से इस बीमारी को कुलीज एनीमिया भी कहा गया। दक्षिण एशिया की बात करें तो ये बीमारी सबसे पहले 1938 में दर्ज की गई, जब कोलकाता के कैम्बल मेडिकल स्कूल एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर एम बोस ने 38 महीने के एक बच्चे में इस केस को रिपोर्ट किया। यह पहला अवसर था जब किसी गैर भूमध्य सागरीय व्यक्ति में थैलीसीमिया पाया गया। ये सिद्ध हो गया कि रोग केवल मेडिटेरियन रीजन तक नहीं सीमित था, बल्कि अन्य देशों में भी ये रोग पाया गया। इस संदर्भ में डॉक्टर मुखर्जी ने 1938 में प्रकाशित अपने लेख द फर्स्ट रिकॉर्ड केस ऑफ थैलीसीमिया ऑन ईस्ट साइड ऑफ सुएज, इस वाक्यांश का उपयोग किए थे अपने लेख में। उसके बाद थैलीसीमिया को लेकर आम लोगों में तो नहीं, हाँ, मेडिकल उसमें थोड़ी सी जागरूकता आई। इस बीमारी के संदर्भ में कुछ दिन पहले मेरी डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी से बात हुई। डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी कॉस्मोस हॉस्पिटल में हेमाटोलॉजिस्ट हैं। ये लखनऊ पीजीआई में भी रहे और इन्होंने थैलीसीमिया को लेकर एक बहुत लंबा काम भी किया। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे कि एनीमिया, थैलीसीमिया और इससे जुड़े जो मिथक हैं, कुछ सच्चाई है, क्या है थैलीसीमिया, क्या है? आप हमारे दर्शकों को डॉक्टर साहब बताइए कि थैलीसीमिया, सरल शब्दों में थैलीसीमिया को कैसे समझे? देखिए, थैलेसीमिया में भी अनीमिया तो होता ही है, जी, ठीक है। और हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैं इसको थोड़े से दूसरे पहलू की तरफ ले जाना चाहूंगा कि हमारे यहाँ थैलेसीमिया की अवेयरनेस नहीं है। अगर मैं बात करूं तो लोग डेंगू, मलेरिया इस तरीके की चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन थैलेसीमिया के बारे में लोग नहीं जानते। इनफैक्ट 90% जो मेरे पेशेंट्स होते हैं उन्होंने थैलेसीमिया का नाम भी कभी नहीं सुना है। तो थैलेसीमिया एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें हीमोग्लोबिन बनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और ये एक पारिवारिक प्रॉब्लम होती है, यानी कि इसकी जीन जो है वो फैमिली में चलती है, फैमिलीज में। तो इसको जहां तक हम कहते हैं उसको 3 तरीके की श्रेणियों में लिया जाता है, माइनर, इंटरमीडिएट और मेजर।
जी, और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नजरिए से देखें तो हम इसको दो तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। जो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट, यानी कि वो लोग जिनका हीमोग्लोबिन इतना कम होता है कि उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े। और एक श्रेणी वो होती है जो ट्रांसफ्यूजन इंडिपेंडेंट या नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो थैलेसेमिक्स जिनका हीमोग्लोबिन कम तो है लेकिन इतना कम नहीं है कि उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े। तो इसको पहचानने के लिए एक सिंपल और एक बहुत सरल सा टेस्ट होता है जिसको हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। डॉक्टर साहब ये टेस्ट क्या है? ये सामान्य टेस्ट है, जैसे एक ब्लड सैंपल लेते हैं पैथोलॉजी पे जाके, या किसी दूसरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? ये एक बहुत ही सामान्य और एक बहुत ही ब्लड टेस्ट होता है, रूटीन ब्लड टेस्ट, और ये कोई भी जाके करवा सकता है। अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो आपने तो देख ही लिया होगा, तो लगभग लगभग हमारे देश में 1 लाख के आसपास थैलेसेमिक मेजर्स तो हैं ही। जी, जी। और दूसरा, हर साल जो है 10 से 12 हजार थैलेसेमिक मेजर्स जो हैं वो नए भी पैदा हो। अगर हम सिर्फ प्रेवलेंस की बात करें, जो थैलेसीमिया ट्रेट या जी, कैरियर या जिन लोगों में थैलेसीमिया का कण बहुत कम है, जी, उनकी तादाद भी पॉपुलेशन में 3 से 4% के आसपास तो है ही। प्रॉब्लम ये है कि अगर एक थैलेसेमिक माइनर की शादी एक नॉन थैलेसेमिक से होती है जी, तो बच्चे में 50-50% चांस रहता है जी, कि या तो वो थैलेसेमिक ट्रेट हो सकता है या फिर नॉर्मल हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम जब होती है कि जब दो एक थैलेसेमिक माइनर्स की आपस में शादी हो जाए, जी, तो सिर्फ चांस ये रहेगा कि अगर उनके 4 बच्चे होते हैं तो एक ही नॉर्मल होगा, यानी कि 25% चांस है कि बच्चा नॉर्मल हो। जी, बाकी 50% चांस रहेगा कि वो माइनर हो, और रेस्ट 25% चांस होगा कि जो मेजर हो। तो थैलेसेमिक मेजर बच्चे जो पैदा होते हैं उनका हीमोग्लोबिन 6 महीने के बाद, उनकी उम्र के 6 महीने के बाद उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की बहुत भारी कमी होने लगती है। और यही लोग होते हैं जिनको आजीवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आयरन चीलेशन, इन सब से मैनेज किया जाता है। डॉक्टर साहब ये तो बात हो गई थैलीसीमिया मेजर बच्चों की, जिनकी ज़िंदगी बहुत टफ होती है, बहुत ज़्यादा गई तो जहाँ तक मैं समझता हूँ 30 साल। आज के टाइम में अगर प्रॉपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आयरन चीलेशन, इस चीज का हम ध्यान रखें कि हम सेफ ब्लड दे रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि इन लोगों को इतना ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्रॉनिकली हो रहा होता है कि अक्सर ये लोग हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इन सब से ग्रसित हो जाते हैं। तो था एक थैलेसीमिया का कड़ तो है ही, साथ में पता चला कि एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम और आ गई। अच्छा, आयरन ओवरलोड भी हो जाते होंगे इससे, ये भी एक आयरन ओवरलोड, जी जी, जी जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आयरन चीलेशन, क्योंकि इतना क्रॉनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद इनके शरीर में आयरन ओवरलोड हो जाता है। तो आयरन जो होता है, फिर जब उसकी मात्रा बहुत भारी हो जाती है फिर वो इधर उधर जमा होने लगता है, जैसे लिवर में जमा होने लगता है, हार्ट में जमा होने लगता है। जी, तो उसका डिपोजिशन अलग अलग ऑर्गन्स में होने लगता है, जिसकी वजह से वो ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करने लगता है। डॉक्टर साहब ये तो बात होगी थैलीसीमिया मेजर्स की। अब जहाँ तक माइनर्स की बात करें कि ऐसा पॉसिबल है कि चलिए ठीक है, हमने किसी चेक पॉइंट्स पे उसको नहीं पकड़ पाए, बाद में जाके कोई ऐसे लक्षण बॉडी में आते हों किसी तरह से जिसको हम पकड़ लें कि थैलीसीमिया मेजर है, वहाँ पर हम इसको रोकें। देखिए सर, अगर थैलेसीमिया माइनर का कोई लक्षण नहीं होता जी, और उनका हीमोग्लोबिन अगर कम होता भी है तो बस बहुत ही नॉमिनल, जो लोअर रेंज होती है उसके आसपास है, उससे थोड़ा सा कम होता है। अगर हम पकड़ने की बात करें तो मैं थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें अपनी जो पॉपुलेशन है उसको सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि थैलेसीमिया नाम की भी कोई चीज होती है। दूसरा, और एक बार हमारी पॉपुलेशन सेंसिटाइज हो जाए तो फिर हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स और इन सब पे बात कर सकते हैं। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक हम लोगों को ये चीज ही नहीं पता होगी कि थैलेसीमिया नामक कोई प्रॉब्लम है, तब तक हम लोग इस चीज पे विशेष ध्यान भी नहीं देंगे। जी। और जब तक हमारे खुद में इस अवेयरनेस नहीं होगी, स्क्रीनिंग और ये सब कराने का भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, स्क्रीनिंग तभी क्योंकि पॉसिबल है जब हमको पता तो हो कि ये चीज़ कितनी खतरनाक है। जी, मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ कि काफी साल पहले किसी अफ्रीकन कंट्री में वहाँ की सरकार ने एक नेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किया था थैलेसीमिया को लेके। जी, लेकिन वो नेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम उनको कुछ समय बाद बंद करना पड़ा। उसका कारण ये था कि उन्होंने सपोज कॉलेज में या स्कूल में ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू करा दिया कि सारे बच्चे जो हैं उनका ये ब्लड टेस्ट होगा, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारी पॉपुलेशन में एक्चुअली कितने थैलेसेमिक्स प्रेजेंट हैं इस समय। जी, लेकिन हुआ क्या
कि बिना अवेयरनेस फैलाए कभी भी इस तरीके का स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हो जाता है तो लोगों में स्टिग्मा बहुत हो जाता है, क्योंकि फिर लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई होने लगे कि इनको थैलेसीमिया है या उसको थैलेसीमिया है। तो सोशल अवेयरनेस कम थी, इस वजह से उनकी शादियों में और इन सब में बहुत इशू आने लग गया, तो एक सोशल स्टिग्मा इतना बढ़ गया। जी, तो जी। इससे जो बहुत बड़ी सीख बाकी लोगों को मिली वो ये था कि बिना एक जनसंख्या को या पॉपुलेशन को अवेयर किए आप कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं चला सकते। जी। आप समझ रहे हैं, यानी कि हम लोगों में इस चीज की अडेप्टेबिलिटी कि ये एक इस तरीके की बीमारी नहीं है जिससे कोई जानलेवा चीज हो जाए या कुछ हो जाए, जी, जी। ये होना बहुत जरूरी है। वरना इतने तरीके की भ्रांतियां या इतने तरीके के कंफ्यूजन लोगों में हो जाते हैं कि अरे इनको थैलेसीमिया माइनर निकला है, इनकी शादी होगी तो फिर क्या होगा। एक लोग तो इससे भी इस वो रहते हैं कि अगर बेटा या बेटी अगर माइनर निकल आया तो कोई उससे सामान्य आदमी शादी नहीं करेगा, उसे एक बीमारी बिल्कुल। समझ लेता है। कई लोगों को तो ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि ये कैंसर है, ब्लड कैंसर है, मैंने कई ये भी सुना जी, है। जी, जी। जी, तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न था कि वो जो नेशनल थैलेसीमिया स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो उन्होंने शुरू किया था, उसको उन्हें बंद करना पड़ गया, क्योंकि सरकार ने अपनी पॉपुलेशन को अवेयर करने से पहले स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया। जी, तो जी, जी। मेरा कहने का मतलब है कि ये बहुत बड़ी सीख मिली थी उन कंट्रीज़ को जहाँ थैलेसीमिया की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, कि जी, आप जी। सीधे-सीधे थैलेसीमिया स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं शुरू करें। सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन को या अपने जनसंख्या को थोड़ा-सा अवेयर करें कि थैलेसीमिया क्या होता है, इससे क्या-क्या हो सकता है, और उसके बाद स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स लेके आएँ। डेफ़िनेटली अगर हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके अवेयर हो जाएगी तो हम थैलेसीमिया की प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर सकते हैं। कि मान लीजिए अगर एक थैलेसीमिया माइनर की शादी एक नॉन थैलेसेमिक से भी हो गई, तो ये बात तो तय है कि जो उनका ऑफस्प्रिंग या बच्चा होगा वो कभी मेजर नहीं होगा। हाँ, माइनर तो हो सकता है, सामान्य भी हो सकता माइनर है। हाँ, तो अगर बच्चा सामान्य होगा, तो ये जो जीन है थैलेसीमिया की, ये उसके साथ खत्म हो गई। हाँ, तो वहीं वो पर एंड हो आगे जाएगा। इसको पास ऑन नहीं करेगा, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप थैलेसीमिया की पॉपुलेशन को डाइल्यूट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब लखनऊ पीजीआई भी रहे हैं, तो वहाँ की स्थिति क्या थी? जैसे मान लीजिए वो तो एक शहर, बड़ा शहर था, वहाँ भी क्या अवेयरनेस को लेके छोटे शहरों जैसी स्थिति थी? स्थिति थी। देखिए, ओवरऑल एज़ अ सोसाइटी थैलेसीमिया को लेके अंडरस्टैंडिंग में एक प्रॉब्लम तो है, क्योंकि मुझे याद है हमारे डिपार्टमेंट में करीब 650 के आसपास बच्चे एनरोल्ड थे जिनको क्रॉनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स रहते जी, थे। तो मैं उनसे भी अक्सर बात करा कहता रहता था। तो ये है कि वो भी अपने स्तर से अवेयरनेस फैलाने की कोशिश तो करते ही थे। जी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि लखनऊ में ज़्यादा अवेयरनेस है या मुरादाबाद में कम है या जी, जी, दिल्ली, जी। बम्बई में ज़्यादा है, तो ओवरऑल अगर अपने देश की हम एक पूरा एवरेज लें, तो मैं अभी भी कहूँगा कि थैलेसीमिया को लेके अवेयरनेस बहुत कम है। चाहे बड़ा शहर हो, चाहे छोटा शहर हो, मैक्सिमम लोगों ने नहीं सुना इसके बारे में। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं है इस चीज़ को लेके, या फिर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एकदम सामने-सामने दिख जाती है। जी, जी। इनफैक्ट लोग डेंगू, मलेरिया को लेके ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं कि बारिश हो गई, अब ये होगा, जो हाँ, ट्रॉपिकल डिजीज़ेज़। तुरंत चेक होता है हाँ, सब चीज़। बिल्कुल। लेकिन एक बार थैलेसीमिया की एक कॉन्फ्रेंस थी बॉम्बे में, तो जी, एक बहुत अच्छा सवाल हमारे सर से एक स्टूडेंट ने पूछा था, ये जी, स्क्रीनिंग प्रोग्राम को लेके ही। तो यही उदाहरण जो मैंने आपको दिया, ये सर ने दिया था। तो जी, सर ने ये कहा था कि इंडिया में एक लौता पिट स्टॉप जो है, जी, जहाँ पे हम एक पकड़ के स्क्रीनिंग कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, वो जी, तब है जब एक नया कपल जो है वो प्रेग्नेंट होता है और पहली बार एक गायनी के पास जाता है। दैट इज़ द ओनली पिट स्टॉप, जी, क्योंकि शादी हो चुकी होती है। और जी, दूसरा, पहली बार जैसे फर्स्ट मंथ के बाद जो एक कपल है वो एक बार गायनी को दिखाने जाता है, जी। तो वो एक पॉइंट है जहाँ पे हम कम से कम लड़की और लड़के की स्क्रीनिंग कर सकते थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को थैलेसीमिया के बारे में बहुत विस्तार से और बहुत अहम जानकारियाँ दी। उम्मीद करता हूँ कि इंडिया में कुछ तस्वीर बदले, कुछ हालात बदले। हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। थैलीसीमिया मेजर वाले छोटे बच्चों की जिंदगी इतनी आसान नहीं। हर 2-3 दिन, हफ्ते भर अस्पताल जाना, खून चढ़वाना, सुइयों से गुजरना, ये सब उनके बचपन का हिस्सा बन जाता है।
जहाँ बाकी बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, सपने देखते हैं, वहीं ये मासूम बच्चे अपना बचपन अस्पताल के कमरों में बिता। तो आइए संकल्प लें कि जिस तरह से हम लोगों ने पोलियो को हराया था, उसी तरह इस थैलेसीमिया को भी अपने देश से भगा देंगे। ये तभी पॉसिबल है जब हम शादी से पहले खून की स्क्रीनिंग कराएं और अवेयर रहें।